एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे इकाई 2 जो कि भूगोल के अंतर्गत समकालीन भारत, और चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन एवं विकास। तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप चैनल के साथ जुड़ करके अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक अर्जित करके अपना और अपने परिवारजनों का नाम रोशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। और पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। पहला विकल्प है उनकी संभाव्यता पर, दूसरा है उनकी प्रौद्योगिकी पर, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है, उनकी संभाव्यता पर और उनकी प्रौद्योगिकी पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, भूमि एक संसाधन है, यानी भूमि एक कैसा संसाधन है। तो यहाँ पर विकल्प हैं प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का कहने का अर्थ है कि भूमि को किसने बनाया है, क्या प्रकृति ने बनाया है, या मनुष्य ने बनाया है, या सौर ऊर्जा से निर्मित हुई है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि को किसने निर्मित किया है, या भूमि कैसे निर्मित हुई है, प्रकृति के द्वारा निर्मित हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न भी 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अजैवीय संसाधन किसे कहते हैं, वह संसाधन जिसमें जीव नहीं होता, अर्थात जो सजीव नहीं होती। और जब आप जैवीय और अजैवीय संसाधन के बारे में जान जाएंगे तो आपको इस तरह का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में आप बिल्कुल सही कर लेंगे। तो यहाँ पर चट्टानें, पशु, पौधे, मछलियां 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है अजैवीय संसाधन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, चट्टानें। कौन सा उत्तर हो जाएगा, चट्टानें जो हैं अजैवीय संसाधन है। पशु, पौधे और मछलियां, इन सभी में जीव होता है, अर्थात इनमें प्राण होते हैं, ये सजीव होते हैं, ये क्या करते हैं, विकास भी करते हैं और इनका जीवन होता है। बल्कि चट्टानों का कोई जीवन नहीं होता, वे अजैवीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। और इसके विकल्प इस प्रकार से हैं, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। किस प्रकार का, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न जो कि 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प हैं पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, वन। तो कौन सा ऐसा संसाधन है जिसे नवीकरण यानी दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर विकल्प हैं पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन एवं जीवाश्म ईंधन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन।
कौन सा संसाधन है? जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर विकल्प देख लीजिए। पहला है गहन खेती, दूसरा है अधिक सिंचाई, तीसरा है वनोन्मूलन और चौथा है अति पशुचारण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी द्वारा होता है, पवन द्वारा होता है, हिमानी द्वारा होता है या नदियों द्वारा होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है, क्योंकि नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाती हैं वही मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी। यानी जल को ओढ़ कर जो मिट्टी आती है क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश के मैदान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है उत्तराखंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? सही उत्तर है उत्तराखंड। कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में की जाती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। 2016 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। और विकल्प क्या है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, जिसमें अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं और इस मिट्टी में अधिक फसल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 2011 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है चाय के लिए, रबड़ के लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उत्तर हो जाएगा गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 2012 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। विकल्प हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि नदियां मैदानों में बहकर आती हैं और अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं और वह एकत्रित हो जाती है, इसलिए वह मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और यह मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। पहला विकल्प है झारखंड में, राजस्थान में, गुजरात में या बिहार में। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात में। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है या काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात में। अगला प्रश्न पूछा गया है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और यह प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी भूमि या कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है या सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी और चौथा है लैटेराइट मिट्टी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी। या काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो का से कपास और का से काली मिट्टी। आप ट्रिक से याद कर लीजिए,
का से कपास हो जाएगा और का से काली मिट्टी। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है। सन 2010, 12, 13, 14, 17, 2020 में आया हुआ है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है? ढक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इसे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मालवा प्रदेश में। कहां? मालवा प्रदेश में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? 2017 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और यहां पर आप देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर्वतीय मिट्टी। क्योंकि चाय का उत्पादन कहां होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इसीलिए चाय की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी है। अगला प्रश्न यहां पर शुरू होगा आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि जैव संसाधन वह संसाधन है जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति एवं जीव आदि। और केवला एवं पेट्रोलियम को जैविक स्रोत के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ये जीवित रूपों के क्षय से बनते हैं। क्योंकि जीवित रूपों के क्षय से, यानी जो जीवित चीजें होती हैं, जब उनका विनाश हो जाता है तब उन्हीं से ये धीरे धीरे बनती हैं। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? कि वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मृदा है, धातुएं हैं, चट्टानें हैं आदि। अगला प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष 1992 का पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था? तो विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए यह सम्मेलन हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना है। अगला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कि किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखिए जहां अति पशुचारण के कारण काफी भूमि निम्नीकृत हो गई है। और उत्तर क्या हो जाएगा कि पंजाब और हरियाणा में अति पशुचारण के कारण काफी भूमि निम्नीकृत हो गई है। अर्थात पंजाब और हरियाणा में अधिक पशुचारण होता है, इसलिए वहां की भूमि क्या हो गई है? निम्नीकृत हो गई है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। और प्रश्न क्या है? कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अतिचारण एवं निवर्णीकरण दो ऐसी मानवीय क्रियाएं हैं जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। और अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि यह 2007, 2011, 12 और 2016 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि वह भूमि जहां बाढ़ के पानी के निरंतर पहुंचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, खादर कहलाती है। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं आता वहां पुरानी मृदा बनी रहती है, उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। वह भूमि जहां बाढ़ के पानी के निरंतर पहुंचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाता है, खादर भूमि कहलाती है। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता वही मृदा रहती है हमेशा, वह क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है, या उसे बांगर
उत्तर कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम क्षेत्र सहित लिखिए। 2011 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम क्षेत्र सहित निम्नलिखित हैं। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, उत्तरी मैदान में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पाई जाती है। दूसरी है काली मिट्टी, दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात एवं महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां काली मिट्टी पाई जाती है और इस काली मिट्टी पर मुख्य रूप से कपास एवं गन्ना का उत्पादन अधिक होता है। अगला प्रश्न है, 2011 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है, जबकि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी क्रिया से बनी लावाकृत शैलों के अपक्षय से होता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होती है और काली मिट्टी ज्वालामुखी जब फटता है उसके क्रिया के कारण जो लावा निकलता है उन्हीं शैलों के अपक्षय से होता है। और अगला प्रश्न है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2005, 2008 और 2016 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए अथवा भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र बताइए तथा कृषि में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? 2012 की बोर्ड परीक्षा में भी आया है प्रश्न। जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और इसकी 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता उच्च उर्वरा शक्ति संपन्न होती है और दूसरी विशेषता है धान, गेहूं, जौ, चना, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी भारत के किन 2 राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है? 2009 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। काली मिट्टी महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है और काली मिट्टी पर कपास तथा गन्ना की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है, जिसमें से कपास मुख्य रूप से है। और अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र व मालवा मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है और इस मृदा में कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। मृदा अपरदन क्या है? जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की जो ऊपरी परत होती है और वह बहकर चली आती है और एक जगह एकत्रित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। तो इस चैप्टर के इतने ही बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न थे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा। आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हिंदी विषय की, चित्रकला विषय की और सामाजिक विज्ञान विषय की। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।